मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, शासकीय स्नातक कलाशाला गोलकुंडा। आज की कक्षा में जो द्वितीय श्रेणी विद्यार्थियों के लिए है, उसमें आधुनिक कवि और प्रगतिशील कवि दिनकर जी की कविता कलम और तलवार को पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे इससे पूर्व हम कलम और तलवार नामक कविता को पढ़ेंगे। हमें इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर का परिचय जानना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि कवि की मानसिक विचारधारा और कवि का व्यक्तित्व ही उसकी कविता में परिलक्षित होता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कह सकते हैं। उनके मन में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कविताएं लिखी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो उपनाम है, और उसी तरह हिंदी साहित्य के जगत में उन्होंने अपने नाम के अनुसार, दिनकर का अर्थ होता है दिन को करने वाला, यानी सूरज। न जिस प्रकार सूरज सूर्य के आगमन से चारों ओर प्रकाशित होता है, उसी तरह दिनकर के साहित्य से समस्त पाठक जन जागरूक होते हैं। जनता में एक नया पथ मिलता है, नई दिशा मिलती है। ये इतने महामहिम कवि का प्रादुर्भाव या उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया नामक ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण क्षेत्र की पाठशाला से शुरू हुई। विद्यार्जन के लिए गंगा को पार कर पैदल जाने की कठिन प्रक्रिया ने कवि को दृढ़, साहसी तथा कर्मठ बनाया। उन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। बिहार प्रांत में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त होने के कारण उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। उसी समय हिंदी के और एक लेखक, विख्यात लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के युवक नामक पत्र में उन्होंने अमिताभ नाम से कविताएं लिखना आरंभ किया। सन 1932 में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास विषय लेकर बीए की डिग्री हासिल की। तदुपरांत 1934 से 1942 तक सीतामढ़ी में उन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद संभाला। इसके पश्चात वे आकाशवाणी में सलाहकार,
भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी वाइस चांसलर, राज्यसभा के सदस्य मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तथा भारत सरकार के हिंदी भाषा के सलाहकार मनोनीत हुए। इन्हें भारत सरकार ने 1959 में पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। इनकी प्रमुख गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का 5,000 रुपये का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ और इनकी रचना उर्वशी पर भारतीय साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ। दिनकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत तथा उर्दू भाषाओं का अधिकार उन्हें प्राप्त था। वे विशेष रूप से इतिहास, दर्शन, राजनीति तथा संस्कृति के मननशील विद्वान माने जाते हैं। इतने महान साहित्यकार का निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ। इस प्रकार दिनकर जैसे साहित्यकार, दिनकर जैसे सूर्य की जैसी प्रतिभा वाले एक कवि के जीवन का अस्त हुआ और इनके प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। इनके प्रमुख रचनाओं में रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, दिल्ली, नील कुसुम, नीम के पत्ते, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, और रश्मि लोक आदि चर्चनीय है। इनके प्रमुख निबंध और आलोचना में अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता उल्लेखनीय है। और इनका प्रमुख गद्य संकलन संस्कृति के 4 अध्याय से इन्हें गद्य लेखक के तौर पर, एक अच्छे निबंधकार के तौर पर इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। और उनकी एक रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की
गीता कहा जाता है। अतीत की पृष्ठभूमि पर भीष्म तथा युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से कवि ने युद्ध और शांति, हिंसा और अहिंसा, पाप और पुण्य, साम्यवाद, प्रवृत्ति और निवृत्ति, बाहुबल और आत्मबल तथा हृदय और मस्तिष्क आदि की प्रभावी रूप में विवेचना की। दिनकर मूलतः जन चेतना के गायक हैं। और उर्वशी महाकाव्य का केंद्र भाव है प्रेम, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। इसमें उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि प्रेम केवल शरीर तक सीमित न रहकर मन और आत्मा के शिखरों को स्पर्श करता है। मन और आत्मा के शिखरों को स्पर्श करता है। इन्होंने जब भारत और चीन के संदर्भ में, चीन के बीच 1962 में 1962 में जो युद्ध हुआ, उस समय उन्होंने भारतीय सेना को संबोधित कर परशुराम की प्रतीक्षा में उन्होंने ये कहा, जो भारतीय सेनाओं के आत्मबल को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मबल को प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम है। दिनकर जी का ये उद्धरण बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही बहुचर्चित है। उन्होंने भारतीय सेना को संबोधित कर कहा कि छोड़ो मत अपनी आन, चाहे शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर, भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं, यमराज एक बार कंठ धरता है। मरना ही है तो मरने से क्यों डरो रे। तो उन्होंने कहा सैनिकों को, अपना जो उद्देश्य है उसको कभी छोड़ो मत, भले ही हमारा सर कट जाए। हम सर कटाएंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। अन्याय के मार्ग पर मत झुको, माना कि आसमान टूट जाए। क्योंकि यमराज जो मृत्यु लेकर जाता है, मृत्यु का जो फरिश्ता होता है, वो एक ही बार मनुष्य के जीवन में आता है, बार बार नहीं आता है। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यकीनन आता है, कदापि आता है, निश्चित तौर पर आता है। जब वो आता ही है तो मरना तो निश्चित है, तो मरने से क्यों डरो। मौत की परवाह मत करो, आगे बढ़ो, वीर बनो। कभी आप वीर बनो या अमर बनो और देश की परिरक्षा करो। इस तरह भारत की गरिमा को बनाए रखो, चीन के पराक्रम को, है ना, जीतोड़ जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। इस तरह की भावना लिखकर उन्होंने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र, जिसे आधुनिक गीता भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत भीम और युधिष्ठिर के संवाद है, तो उसके माध्यम से बताने का प्रयास की। क्योंकि ये वो समय था जब 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा कि तृतीय विश्व युद्ध को
जहाँ तक हो सके उसे टालना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी कुछ फ़ायदा नहीं। जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए, क्योंकि समस्त मानव जाति को यदि आप युद्ध में अगर मार डाल देंगे तो कोई राजा कैसे बनेगा? अगर राजा बन जाएगा तो क्या इन शवों पर राज करेगा? तो राजा बनने के लिए ज़रूरी है कि प्रजा का होना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है, जहाँ तक हो सके युद्ध से सिवाय हानि, सिवाय नुकसान के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 99% युद्ध को टालना चाहिए, है ना। बातचीत के माध्यम से कोई भी समस्या है उसको निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से सिवाय विनाश के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विनाश बहुत ही बुरा होता है। उससे फिर दोबारा मानव जाति फिर अपना पुराना रूप धारण करने के लिए सदियां लग जाती हैं। तो उर्दू की एक कहावत है कि लम्हे ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई है। तो कोई आदमी परमाणु का विस्फोट करता है तो एक पल में विस्फोट हो जाता है, लेकिन पूरा देश पूरा बर्बाद हो जाता है। अंग्रेज़ी में भी एक लेखक हैं जिनका नाम, जिसको मैंने स्नातक में था, प्रथम वर्ष में पढ़ा था, उस लेसन का नाम था नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज एंड विजडम। उस लेखक का नाम था बटन रसूल। उन्होंने उसमें एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, इफ़ यू गिव ए बाम और ए हार्मफुल सब्सटेंस टू ए लुनेटिक पर्सन, व्हाट विल हैपन? द होल नेशन विल बी डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा कि हम एक पागल के हाथ में एक परमाणु बम अगर दे देते हैं और कोई हार्मफुल सब्सटेंस उसके हाथ में देते हैं तो क्या होगा? यानी पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश लुट जाएगा, मिट जाएगा। इसीलिए हमें ज्ञान के साथ, हम बुद्धि के साथ, है ना, हम उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसी के हाथ में, पागल के हाथ में अगर चाकू है तो किसी की भी हत्या भी कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने कहते हैं कि आपके पास जितने भी विकसित तौर पर आप परमाणु की शक्ति वाले जितने भी देश हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप बुद्धि के साथ उसका प्रयोग किए। ज्ञान तो है, लेकिन बिना बुद्धि के ज्ञान वो अधूरा हो जाता है, कि उससे विज्ञान से लाभ से ज़्यादा विनाश ज़्यादा हो जाता है। कभी भी विज्ञान को लाभ के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। चाकू का प्रयोग, है ना, सब्ज़ी काटने के लिए, फल काटने के लिए होना चाहिए, ना कि हम किसी का गला काटें। तो इस तरह लेके कहते हैं कि बुद्धि के साथ, नॉलेज के साथ, नॉलेज को हम विजडम के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि को हम विवेक के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप में विवेक नहीं है तो आपका बहुत ही विनाश होता है। इस तरह के विचारधारा के महान कवि हैं, है ना, हम महान कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनका उपनाम दिनकर के नाम से ये हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। प्रस्तुत रचना कलम और तलवार में उन्होंने कहा कि तलवार के महत्व का सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। कलम और तलवार का समय और संदर्भ के अनुरूप प्रयोग करने का संदेश दिया है। पाठकों को तर्कबद्ध ढंग से सोचने पर विवश किया है, चिंतन करने पर विवश किया है। कलम और तलवार, और कलम हम जिस पर हम लिखते हैं, तलवार जो खड्ग है, तो दोनों हैं। तो जिसका जो महत्व है, यह समय अनुसार ही किसी चीज़ का महत्व होता है। तो यहाँ पर तो रहीम ने भी कहा अपने एक दोहे में
जो काम सुई करती है वो काम क्या तलवार करती है? सुई जो काम करती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, जो काम तलवार कर सकती है वो काम सुई नहीं कर सकती। तो समय अनुसार हर एक का काम होना ज़रूरी है। समाज में प्रत्येक आदमी अगर कलेक्टर बनेगा तो कंडक्टर कौन बनेगा? हर आदमी अटेंडर कौन बनेगा? तो जितना एक अटेंडर की आवश्यकता होती है उसी तरह एक बड़े पद वाले की आवश्यकता। सभी जब एकजुट होकर काम करते हैं तभी देश का विकास होता है। कलम और तलवार में उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है। कलम कुछ क्षेत्र में बहुत महान होती है और कभी कभार तलवार की भी महिमा कुछ कम नहीं होती, क्योंकि जब सिम आ जाता है आपके सम्मुख तो आप कविता पढ़ने से काम नहीं चलता। दुश्मन अगर आपके सामने आकर प्रहार करता है तो उसको कविता का गान करने से आपकी जान नहीं बच सकती। तब आपको विवश होकर अपनी परिरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए तलवार का प्रयोग करना चाहिए। यही समस्त भावना, यही समस्त विचारधारा कविवर दिनकर ने अपनी कविता कलम और तलवार में प्रस्तुत की है। अब मैं दिनकर जी की कविता को हम पढ़ते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या के तलवार? कलम या के तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। मन में ऊंचे भाव के, तन में शक्ति अजय अपार। अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कुर्बान करोगे घर की भी रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या अभी मरेगा मारे। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और, जहाँ निर्भय होते नर नारी। कलम उगलाती आग, जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। कलम उगलाती आग, जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले। बाहों में बिजली होती, बाहों में बिजली होती, होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग
पालते लहू में हाला हाल की धार। जहाँ लोग पालते लहू में हाला हाल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। क्या चिंता यदि हाथ में हुई नहीं तलवार। इस प्रकार कवि ने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत कविता में दिखलाया। तो हमें निश्चय करना है कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कब कलम की ज़रूरत होती है, कब तलवार की ज़रूरत होती है। तो कवि कहता है, दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या कि तलवार। आपके दो रास्ते हैं, आप किस रास्ते को पकड़ोगे, कलम के रास्ते पर जाओगे या तलवार के रास्ते पर जाओगे। जानना और चुनना आपको है, पाठकों को है, मनुष्य को है। कलम से मन में जब ऊंचे भाव है, मन में ऊंचे विचार हैं, उसको हम अपने कलम के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। जब अपने शरीर में शक्ति है तो उस शक्ति का प्रदर्शन हम तलवार से कर सकते हैं। कभी आगे कहता है, कभी हम अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीते हुए बाहर जा मैदान। कोई आदमी लड़ने के लिए आता है मैदान में, तो आपको जीतने के लिए आपको तलवार का पकड़ना ज़रूरी है, आवश्यक है। ना कि उसके परिप्रेक्ष्य में हम कमरे में शांत के साथ बैठकर, है ना, निश्चिंत हम बैठकर हम कविता का गान कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। तो क्या कविता लिखने से क्या आपकी जान बच जाती है? अचानक सिम आपके सम्मुख आता है तो हम मीठे वचन बोलने से क्या वो भाग जाता है? तब हमको तलवार उसके लिए दिखाना ज़रूरी है। इसीलिए आंध्र की जो भाषा तेलुगु है, उसमें तेलुगु में एक कहावत मुझे इस संदर्भ में याद आती है। कोई आदमी इमली के पेड़ के नीचे जाकर और मुरली बजा रहा है और अच्छे संगीत बजा रहा है, और ये आशा रखता है कि इमली जो है धरती पर गिर जाए। इमली जो है धरती पर गिर जाए, तो क्या हम जाकर इमली के पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजाने से, संगीत बजाने से क्या इमली धरती पर गिरती है? क्या इमली इसके हाथ में आती है? तो तेलुगु में कहा गया है कि संगीतान की चिंता पंडु रालव, दान की कट्टे तो सब परिस्ते पड़ा नहीं पड़ता। यानी उसको हम लकड़ी लेकर अगर मारते हैं, फड़ फड़ बोलकर झड़ जाते हैं। इमली खाली हम मीठे बोल बोलने से वो नहीं गिरते, वो नहीं प्राप्त होती, इमली प्राप्त नहीं होती। और एक पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जहाँ पर हम जूते मारना है तो तभी बात बनती है, बात करने से कुछ नहीं होता। इसीलिए हमें सोच यथा समय जो काम करना चाहिए, तत्समय जो काम करना चाहिए, हमें वही काम करना है। जला ज्ञान का दीप, सिर्फ फैलाओगे उजियाला। आप अपने कलम से ज्ञान रूपी दीपक को
चारों ओर फैलाते हैं। ज्ञान का उजियाला, ज्ञान का प्रकाश को लोगों में फैलाते हैं, लोग ज्ञानी हो जाते हैं। जब या उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली, या जब घर की रक्षा करना है तो आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, या आपको ज़रूरी या कृपाण को पकड़ना चाहिए? उस समय ज़रूरी है अपने घर की रक्षा करने के लिए ज्ञानी तो आप ज़रूरी हैं, लेकिन कवि के साथ साथ अब रण क्षेत्र में भाग लेने के लिए तलवार को भी पकड़ना पड़ता। जिस प्रकार हिंदी के कवि रहीम कवि के साथ साथ है ना तलवार के भी वो धनी थे, है ना, वक्त आने पर वो या है ना युद्ध के मैदान में भी अपने तलवार की प्रतिभा को दिखाते थे। ऐसा हमें करना चाहिए। सिर्फ मात्र दोहे लिखने से हम जंग नहीं जीत सकते। तो घर की रक्षा करना है, यानी घर से तात्पर्य यहाँ पे देश की रक्षा है। तो उसके लिए हमें शस्त्र को उठाना पड़ता है। खाली हम कविता पढ़ने से, ज्ञानी होने से कोई लाभ नहीं है। तो कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम क्या है? देश की बहुत कुव्वत है। वो कई लोगों के अंदर एक स्फूर्ति जगाती है, भावनाएं जगाती है। न सिर्फ उससे दिल ही नहीं हिलेगा, दिमागों में भी आग जला देती है। कलम में इतनी शक्ति है। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, द पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन जो है ना, तलवार से भी ज़्यादा शक्तिमान होती है। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। उनके किस कहानियाँ से, उनके कथा साहित्य से तत्कालीन समाज में परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर तो कईयों की विचारधाराओं को बदलना है तो आपका कलम ही काम देता है। कलम ही आप में एक शक्ति जगाता है। तो आपका कलम ही आपके और मन और मस्तिष्क में एक चिंगारी पैदा करता है और आप में एक स्फूर्ति प्रदान करता है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। अभी मैंने कैसा कहा कि विचारों के अंगारे जो जलाती है तो वो है कलम है, जिससे कई विचार मन में प्रभावित होते हैं, उससे उमंग पैदा होती है। और प्रज्वलित प्राण देश का क्या कभी मरेगा मारे। तो जिसके अंदर हौसले बुलंद होते हैं, ज्ञान से प्रज्वलित होता है, उसको मारने से वो कदापि नहीं मरेगा। लहू गर्भ रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। आप आपके अंदर के खून को है ना जागरूक रखने के लिए अपने मन में अच्छे विचार को जल रखिए। हिंस जीव से बचने को चाहिए, किंतु तलवार कभी कभार जानलेवा पशु है ना, जानलेवा जानवरों से बचने के लिए आपको तलवार की भी आवश्यकता होती है। तत्समय आपको तलवार को भी अपने साथ, कृपाण को भी अपने साथ, खड्ग को भी अपने साथ रखना चाहिए, है ना। ज्ञान के साथ साथ हमें तलवार के भी धनी होना चाहिए। एक भेद है, और क्या है? एक डिफरेंस है, एक भेद है यहाँ। और कलम उगलती आग, जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। कभी कभार कलम जो है आग को उगलती है, एक एक शब्द चिंगारी बनकर फैल जाता है, एक एक शब्द चिंगारी बनकर कईयों को में स्फूर्ति पैदा करता है ना। कि तब उसकी कलम की शक्ति से उन लोगों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है
तो बड़े से बड़े शत्रु को भी हम ढेर कर सकते हैं। इसी कारणवश जहाँ निर्भय होते नर नारी, वहाँ इस कारणवश है ना निडर होते हैं, सुकून में आते हैं। नर और मानव जाति और स्त्रियाँ, मनुष्य और स्त्रियाँ सभी निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि कलम के कारण मनुष्य में आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। जब आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है तो मनुष्य के जीवन का विधान बढ़ जाता है, उसमें विश्वास बढ़ जाता है। तो जीवन दो ही चीज़ों पर चलता है, एक श्वास और विश्वास। अगर आपके मन में विश्वास है तो आप कठिन से कठिन पर समय को भी आप झेल कर आगे बढ़ सकते हैं, कठिन से कठिन स्थिति का भी आप बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। तो इसीलिए विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। ये भी रामधारी सिंह दिनकर ने भारत एक है नामक पाठ में कहा था। जहाँ मनुष्यों के भीतर जलते हैं शोले, जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती दिमाग में गोले। तो जहाँ मनुष्य के मन में, मनुष्य के भीतर हर पर एक चिंगारी जैसे वो जलने लगती है। एक चिंगारी जो है तो बहुत बड़ा काम कर सकती है, बहुत बड़े ज्वाला में परिवर्तित हो सकती है। इसी तरह आप अपने मन में अगर चिंगारी जगा दिए तो कहीं से कहीं आप पहुंच जाते हैं। वही चिंगारी जब ज्वाला बन जाती है तो बहुत बड़ा विनाश कर सकती है, जो शत्रु का विनाश कर सकती है। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, जिस जगह मनुष्य के अंदर उसके विचारों के जब शोले जलते हैं तो उसके बाहों में एक बिजली जैसी शक्ति होती है। अब देखे हैं बिजली में जो शक्ति होती है और आपके दिमाग में यदि गोले होते हैं, बिजली से ना वो शक्ति से कई लोगों का विनाश हो सकता है, कई लोगों को हम हताहत कर सकते हैं। क्यों बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो आप में जाती है, जब तेज़ आता है तो आपको स्फूर्ति आती है। बिजली की जो शक्ति होती है आप उससे आप लोग भली भांति परिचित है, कितने लोगों का विनाश करती है। जब बिजली अगर गिर जाती है कईयों को हताहत कर देती है। तो इसी तरह मन में है ना शोले जलते हैं, मस्तिष्क में बिजली चमकती है, तो समझो कि आत्म में विश्वास जगता है। तो ये सब काम करने वाली जो चीज़ होती है, इसकी प्रेरणा प्रदान वो जो चीज़ होती है वो है कलम। तो कलम को कभी भी हम छोटा नहीं समझना चाहिए। जहाँ लोग पालते लहू में हालाहाल की धार, जहाँ लोग पालते लहू में हालाहाल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। जहाँ हमें अगर कोई चिंता नहीं है, कब जब आपके मन में, आपके खून में एक हालाहाल यानी एक जहर उगलता है। हालाहाल आपके खून में अगर एक किस्म का क्या जहर आपके खून में आ जाता है, आपके खून में ऐसी जगह यदि शक्ति आती है, आपका रक्तचाप यदि बढ़ जाता है ना, इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि ज़्यादा सा रक्तचाप बढ़ने से भी मनुष्य के स्वास्थ्य में बिगाड़ आ सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रेरणात्मक तौर पर वो कहते हैं कि खून की धारा में, आपके खून की धारा में अगर जहर भी शामिल हो जाता है, यानी खून की धारा में अगर जहर शामिल हो जाता है तो इंसान मर जाता है। अतएव इसीलिए अगर इंसान मरने से अगर नहीं डरता है और वो आगे बढ़ जाता है तो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, परास्त नहीं कर सकता। वैसे समय में कलम के माध्यम से आप में आत्मविश्वास जग जाता है तो वैसे व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता है। इस तरह कवि ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कविता कलम और तलवार में
बताया है कि यदि तलवार यदि नहीं भी है तो आप में आत्मविश्वास है, उसके बलबूते पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोनों ने इसमें दोनों के महत्व को दिखाते हुए कलम और तलवार को इन्होंने अधिकतर महत्व उन्होंने अपने कलम को दिया है। कभी कभार तलवार की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन्होंने जहाँ पर आपके पास ज्ञान है उसको बुद्धि से, जबकि नॉलेज है उसको विजडम से उसका प्रयोग करने का इन्होंने पाठकों को संदेश देते हैं। तो वही तभी अपने देश का विकास होता है। इस प्रकार एक राष्ट्र कवि के तौर पर एक राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत ये कविता जो है ना कि मनुष्य को कब क्या करना चाहिए, एक मार्गदर्शक के तौर पर विद्यार्थिनियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए कलम और तलवार नामक कविता इन्होंने लिखी है। तो हमें यथासमय इस दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जब कलम की आवश्यकता है तो कलम का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर तलवार की ज़रूरत होती है तो तलवार का भी हम साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह इन्होंने अपनी ओजपूर्ण भाषा में कलम और तलवार नामक कविता को ओजपूर्ण ढंग से वो प्रस्तुत किया है। इसी से आज की हमारी कविता समाप्ति की ओर जाती है। मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थिनियों में एक किस्म की स्फूर्ति, एक किस्म का आत्मविश्वास जागरूक हो गया होगा और कलम और तलवार लिखने का कवि का जो उद्देश्य है वो मेरे विचार में वो सफल हुआ होगा। इसी से आज की कक्षा समाप्त होती है। सभी को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद।